जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हमने पार्ट 3 ख़त्म कर चुका था। मतलब आज हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगले पार्ट में क्या होता है। ठीक है, तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अब तक क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में सबको थोड़ा बहुत याद होगा। चलो मैं एक बार तुम्हें याद करवा देता हूँ कि पहले मैं तुम्हें बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, है कि नहीं। लुई 16 के मतलब बकलोल कैसा था, ये सब बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने क्या दिखाया था तुम्हें, मतलब बताया था कि कैसे कैसे धीरे धीरे क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल्स आए और लोगों के अंदर ये दिमाग में ये डाले कि देखो सिटीजनशिप क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, तो अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स आए और लोगों को अलग अलग तरह से समझाने लगे। तब लोगों के अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आया। ठीक, वो धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से आग लग चुका था। बस थोड़ा मतलब एक चिंगारी की ज़रूरत था। मतलब पूरा पूरा पेट्रोल वेट्रोल छिड़क मतलब रेडी हो चुका था सब कुछ। तो चिंगारी कब लगा, जब नेशनल असेंबली हुआ। नेशनल असेंबली से पहले क्या हुआ था, हमारा ईस्टर जनरल बुलाया गया था, है कि नहीं। लुई 16 ने बुलाया था, किसके लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए। देश के कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मतलब सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है स्टेट जनरल। तो वो बुलाया गया, लेकिन लुई 16 ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो आए थे उनको बाहर निकाल के असेंबली हॉल का लॉक कर दिया। तो वो जाके वहाँ पे उससे सामने टेनिस कोर्ट पे जाके एक शपथ लेते हैं और ख़ुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन इतना तक हम गए थे। तो आगे देखेंगे उसके आगे क्या होता है। देखो इसके आगे क्या होता है, तो यहाँ से एक सवाल आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि सर देखो कोई भी जब रिवॉल्यूशन होता है, कोई भी जो मतलब आंदोलन होता है, तो उसका कोई ना कोई लीडर होता है, नेता। जैसे हमारे महात्मा गांधी, सुभाष बोस, तो कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो लीडर थे। तो उसी तरह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो नेशनल असेंबली हुआ था, उस नेशनल असेंबली का जो लीडर था, उस लीडर का नाम था मिराबो। ठीक है, ये नाम याद रखना। ये पूछता है कि हुआ मिराबो, ये कौन था बाबा, ये था नेशनल असेंबली का लीडर। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखो जब नेशनल असेंबली वहाँ पे बन जाता है तो और राजा क्या करता है, आर्मी बुलाता है कि नहीं। और राजा जब आर्मी बुलाता है तो लोगों को लगता है कि राजा हम पे अटैक करने वाला है, हमको मारने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, इसी गुस्से में वो जाके बेस्टिल जो फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय करके सारे हथियार वथियार लूट लेते हैं, है कि नहीं। तो वहीं पे क्या होता है, ये तो जुलाई का सिचुएशन था, है कि नहीं। 14 जुलाई 1789 को ये बेस्टिल फोर्ट जो डिस्ट्रॉय हुआ था। तो उसके बाद जो अगस्त 4 आता है, देखो और एक हिस्टोरिकल डेट है 4 अगस्त 1789। यहाँ पे क्या होता है, जो क्लर्जी होते हैं प्लस जो नोबल्स, क्या कहते हैं जिनको नोबिलिटी कहते हैं, ये क्या करते हैं, अपने जो पावर्स था, ठीक है, वो पावर्स को सरेंडर कर देते हैं। पावर सरेंडर का मतलब है जैसे मान लो कि राजा पे, देखो क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे वो किसके प्रति वो मतलब विश्वस्त थे या किसके प्रति वफादार थे, राजा के प्रति थे, है कि नहीं। लेकिन जब उनको लगा कि भाई राजा की अब वजूद धीरे धीरे मिटने वाला है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली के सामने जाके सर झुका के खड़े हो गए कि जनाब हमको भी माफ़ कर दीजिए और हमको भी अपने साथ मिला लीजिए। इसका मतलब उनके पास जो अधिकार था, उनके पास जो पावर था, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया किसको, नेशनल असेंबली को। किसने, क्लर्जी और नोबिलिटी वालों ने। देखो इसको एक बहुत ध्यान से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हमारे 1905 में, है कि नहीं, नेशनल असेंबली इंडिया की बात अगर हम करें, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके बाद 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, 1930s में क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। इतना मूवमेंट होने के बाद भी जो इंडिया के सिविल सर्वेंट्स थे, मतलब जो IAS थे, जो कलेक्टर थे, जो इंडियंस थे, बड़े बड़े ऑफिसर जो थे, वो जाके क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोले नहीं थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिजाइन कुछ नहीं दिए थे। वो रिजाइन कब देते, तब जब 1942 में गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया, मतलब ब्रिटिश को, अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो। समझ रहे हो ना, क्यों भाई, वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने 1905 में अगर जाके कहते ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मैं इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है, हम आपके मतलब अंडर काम नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश ने उनका हटा कोई और दूसरे को काम में लगा देता था, लगा सकता था। लेकिन ये राइट टाइम की इंतजार कर रहे थे कौन, जो हमारे उस टाइम के बड़े बड़े अधिकारी थे। उन्होंने 1942 जब आया तो उनके दिमाग में क्लियर हो चुका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर अब कुछ बचा नहीं, इसके कुछ सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट चला जाएगा। सही भी हुआ, 1947 में चला भी गया। तो मतलब यहाँ से समझाना मैं ये चाहता हूँ तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों कि ये सही टाइम वेट कर रहे थे, कब तक, कब ऐसा वक्त आएगा जब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना, जिस तरफ बारिश उसी तरफ छतरी दिखाओ, है कि नहीं, फ्लो में चलो। तो इनको भी लगा कि भाई अब राजा की
कोई वजूद रहने नहीं वाला है, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ जो हमारे देश का आप संभालेगा वो कौन संभालेगा, नेशनल असेंबली। तो ये भी जाके 4 अगस्त 1789 को जाके अपना सारा जो क्या कहते हैं सारा सपोर्ट, ठीक है, किसको दे दिया, नेशनल असेंबली दे दिया, ठीक है। इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ओके, अगर तुम चाहो तो याद रखो, ये इनिशिएटिव नहीं है, इसको डेट वगैरह सब है, अगस्त डिक्लेरेशन के बारे में ये सब लिखा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये सब मैंने अब बता दिया तुम। चलो, इससे क्या होता है देखो, तो जब 4 अगस्त 1789 को सब कुछ हो जाता है, तो अब क्या था, सबसे पहले चैलेंज था नेशनल असेंबली के सामने कि वो कैसे देश को बदले, समझ रहे हो ना, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, क्योंकि राजा तो सबसे ऊपर था। तो राजा को काउंटर करने के लिए या फिर राजा की पावर्स को लिमिट करने के लिए नेशनल असेंबली को क्या करना चाहिए, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, है कि नहीं, संविधान। ओके, तो देखो पहला चुनौती था कि नेशनल असेंबली के पास फर्स्ट कि किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, राजा के बारे में, ठीक है। अरे कुछ भी कर लो, जो लोग 2000 सालों से, और इससे पहले कहीं पे भी डेमोक्रेसी डायरेक्टली इस तरह से इंस्टॉल नहीं किया गया था, तो जो लोग 2000 सालों से सदियों से राजा को मानते आए हैं, अगर अचानक से उनके ऊपर से, उनके सर से तुम राजा की मतलब छाया को अगर छीन लोगे, तो लोग क्या करेंगे, भड़क जाएंगे। क्योंकि देखो जब बदलाव होता है ना, अगर बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, बाय एंड बाय, अगर बदलाव धीरे धीरे स्लो हो रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस में हो रहा है, तो सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बदलाव अचानक से हो जाए, तो क्या करेंगे, लोग इसको अपोज करेंगे, है कि नहीं। तो अगर अचानक से नेशनल असेंबली राजा को हटा देता, समझो, तो लोग भड़क जाते, है कि नहीं, ऑब्वियसली भड़केंगे। तो मान लो कोई शराब पी रहा है बंदा, और अचानक से तुम कहोगे कि तो कल से शराब नहीं पिएगा, ठीक है, पागल हो जाएगा वो। तो धीरे धीरे जो चेंजेस होता है ना, वो धीरे धीरे, जैसे चेंजेस जैसे समझो आपको, जैसे मान लो कि 1960s में, ठीक है, 1960s में लड़कियां क्या करती थी, साड़ी पहनती थी, है कि नहीं, साड़ियाँ ही पहनती थी ना लड़कियां। लेकिन वही टाइम पे अगर 1960-70s में किसी लड़की को तुम जीन्स पहना देते, ठीक है, और जीन्स पहन के मान लो निकल के जाएगी, तो भाई तब तो सत्यानाश हो जाता कांड हो जाता है कि नहीं। उसके गांव वाले ये से सब कहते, देख कुछ मतलब अब लड़कियां तो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर तुम आप बोलो लड़कियां को कि तुम आप जीन्स ना पहन के साड़ी पहनो, तो लड़कियां कहेंगे पागल है क्या। तो देखो, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत नहीं था, समझो आप, 1960s में लड़कियों की जीन्स पहनने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वहाँ पे देखो ना लड़कियाँ स्कूल जाती थी ज़्यादा, ना कहीं बाहर जाती थी, कहीं इधर जाती थी ना। अगर आप तुम देखो ना, तो लड़की को क्या करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, बस में चढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। बस में साड़ी पहन के थोड़ी मान लो बस निकल रही है, ठीक है, साड़ी पहन के भाग रही है, साड़ी पहन के थोड़ी भागा जा सकता है, इसलिए लड़कियों को अब जीन्स पहनना जायज़ है, ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई ज़रूरत के मतलब देखो जो सिचुएशन डिमांड कर रहा है। तो देखो ये 1960s से लेकर आज तक जो लड़कियों की जो पहनावे में जो चेंज हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है, अचानक से नहीं कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद सारी लड़कियाँ शॉर्ट्स जीन्स पहने घूमे, है कि नहीं, वो क्या फटल मटल जीन्स पहन के घूमे, चलो वो तो अलग बात है, ठीक है। कुछ उन सब में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अगर बोल दूँ ना तो भाई कांड हो जाएगा, वो कहेगा हम अब शेरनियाँ क्या पहनेंगी, ये कुत्ते डिसाइड करेंगे चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं जो बताना चाहता हूँ तुम्हें कि चेंजेस जो है वो धीरे धीरे होना चाहिए। तो नेशनल असेंबली में इस बात को ध्यान से लिया, लेकिन कि राजा को उन्होंने कहा कि अचानक से अगर मैं राजा को हटा दूँ तो बगावत हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस के चारों तरफ मोनार्की था, जो उधर उधर जो किंगडम थे वहाँ पे सारे तरफ क्या था, मोनार्की था। तो इन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, राजा को रहने देंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, राजा के साथ हम एक पार्लियामेंट रखेंगे। पार्लियामेंट से क्या होता है, पार्लियामेंट उसके साथ हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट रखेंगे मतलब उसका हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान। क्योंकि जो पार्लियामेंट काम करेगा किसके हिसाब से काम करेगा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो पार्लियामेंट काम करता है। तो इसका मतलब फ्रांस क्या था, फ्रांस टोटली फ्रांस था मोनार्की। 1789 पहले से फ्रांस था पूरी तरह से मोनार्की था, ठीक है। तो फ्रांस को उन्होंने कहा कि राजा भी रहेगा, मतलब मोनार्की भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है कि नहीं।
देखो, अरे ध्यान से देखो कि मोनार्की था, मोनार्की है, उसके साथ हमें जुड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो बन गया फ्रांस क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो मतलब वोटिंग वगैरह कुछ होगा, ठीक नहीं। कैसे, ये जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, कहाँ गए पार्लियामेंट, ये अगर ये जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे इनको चुना जाएगा। ऐसे ही कोई जाके कहेगा मैं भी पार्लियामेंट जाऊँगा, भाई इतने लोग थे फ्रांस में 28 मिलियन, सब जाके पार्लियामेंट में थोड़ी बैठ सकते, तो कैसे उनको चुना जाएगा, तो मतलब वोटिंग सिस्टम है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी उभर रहा है फ्रांस में, है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि कैसे ये वोटिंग सिस्टम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने शुरू किया, ठीक, देखते हैं। देखो, तो वोटिंग सिस्टम कैसे होता था, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। देखो, पहले बाद में हम देखेंगे इस क्या क्या था फ्रांस में, पहले तुम जेन्युइनली समझो इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। देखो, तुम्हें अगर पता होगा कि हम क्या करते हैं हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, 5 साल में एक बार हम वोट देते हैं, है कि नहीं। वोट देने के बाद हम किन को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाके किसको चूज करेंगे, जाके प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनको चूज करते हैं। तो देखो, कोई भी डेमोक्रेसी जब होता है तो डेमोक्रेसी में मेनली 3 अंग होते हैं। क्या क्या 3 अंग होते हैं, 3 अंग बेटा होता है कि पहला वाला होता है लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिर होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है सर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि वो लोग जो कानून बनाते हैं, समझो मेरी बात को, फिर से बोल रहा हूँ, वो लोग जो कानून बनाते हैं, जिनको हम चूज करके भेजते हैं, जो वोट देके जिन एमपीज को हम चुनते हैं, वही ना कानून बनाते हैं। तो जो लोग कानून बनाते हैं उनको कहा जाता है लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं बेटा, लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने वाले, जिनको हम वोट देके चुन के भेजते हैं, कहाँ पे, चाहे तुम विधानसभा में भेजो जिनको हम एमएलए कहते हैं, या फिर तुम तो पार्लियामेंट में भेजो जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले काम, मतलब पहले कानून बनाएंगे। कोई भी अगर कुछ नई चीज़ें, कुछ नई कानून या फिर किसी पुराने कानून में बदलाव करना है तो वो उसको बनाएंगे, ठीक है, बदलाव करेंगे। तो उनका काम सिर्फ क्या है, बनाना, ठीक है, बनाना नहीं बनाना काम, मतलब कोई भी कानून बनाना। लेकिन अगर कानून बन रहा है तो उस कानून को काम में कौन लाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन उसको काम में तब्दील करेगा, उनके लिए भी तो क्या होना चाहिए ना। उनके लिए कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रांस में भी उस तरह से बदलाव हुआ। उन्होंने कहा कि जो हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जो रूलिंग का जो सिस्टम है तो वो कैसे उसको तोड़ दिया। कैसे, पहले तो राजा थे, पहले उन्होंने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाया। लेजिस्लेचर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। पहले इंडिया की बात समझो, फ्रांस को हम पहले बात में समझ ही लेंगे आराम से। तो उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स, इवन जो काम सरकारी अफसर सारे के सारे बेटा एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। क्योंकि वो सरकार के जो ऑर्डर आता है, जो काम आता है, सरकार जब कानून बनाता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे छोटे से छोटे अधिकारी, पीएन वीएन, सब से लेके कलेक्टर से लेके बड़े बड़े अफसर तक सारे के सारे क्या है, सब एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार के बनाए हुए काम को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है देखो जुडिशरी। जुडिशरी काम क्या करता है, जुडिशरी इन दोनों के ऊपर इस तरह से टुकुर टुकुर देखता है। अगर कोई गलती से इधर उधर का काम किया, ओए चचा अपने औकात में रहिए, है कि नहीं, लिमिट से बाहर मत जाइए। ये किसका काम होता है, जुडिशरी। जुडिशरी ना डंडा लेके बैठा है, अगर कोई भी कुछ गलत काम करे ना उसके पिछवाड़े में उल्टा वाला काम कर रहा है, जितना तुझे काम करना है उतना काम करो। तो कितना काम करेंगे, ये सब कहाँ लिखा होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि लेजिस्लेचर कैसे कानून बनाया गया, एग्जीक्यूटिव कितना हद तक उस कानून को किस तरह से लागू कर सकते हैं। और अगर ये कोई बात कोई गलत कर रहे हैं तो उसको कौन रोकेगा, जुडिशरी रोकेगा। तो लेकिन फ्रांस में देखो इसे थोड़ा अलग था, थोड़ा तो देखते हैं कैसा होता है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि समझाऊंगा कि फ्रांस में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वोटिंग सिस्टम लाया, है कि नहीं, कैसे चुना जाएगा पार्लियामेंट्स को या फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। तो उन्होंने कहा कि पहले वोट कौन देता है, सिटीजन्स देते हैं। लेकिन हमारे भारत में सिटीजन किसको कहा जाए, जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, लेकिन उनको हम सिटीजन कहेंगे भारत का। तो उसी तरह से फ्रांस में जो लोग रहते थे, ठीक है, 25 साल से ज़्यादा, या ये जितना मायने नहीं करता, बस तुम्हें समझना है कि सिटीजन तो भाई सबको पता है, नागरिक। तो सिटीजन जो थे उन सिटीजन को ना उन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया, मतलब 2 हिस्से में तोड़ दिया, 2 हिस्से में अलग कर दिया सबको। जैसे भारत में सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका मतलब जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, इन सब के आधार पे हम सब क्या कर सकते हैं, अगर 18 साल से ज़्यादा है तो हम वोट देने का अधिकार हमारे पास है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में ये पहले ही जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं।
इसी को ही समझना है तुम्हें कि हर कोई जो 18 साल से ज़्यादा हो, चाहे लड़का लड़की, रंग मतलब रीच पोर, काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार जाहिल, सब वोट दे सकते हैं भारत में। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस के जो नेशनल असेंबली ने वो सिटीजन्स को दो हिस्से में अलग कर दिया। पहला वाला एक्टिव, दूसरा वाला पैसिव। तो कहोगे कि सर एक्टिव पैसिव ये वॉयस हो रहा है, बेटा वॉयस नहीं है, सिटीजन्स को अलग अलग हिस्से में बांटा गया। कैसे? एक्टिव सिटीजन उन लोगों को जो टैक्स देते थे, एक्टिव सिटीजन किनको, जो टैक्स देते थे सरकार को, जो टैक्स दे सकता है वो बनेगा एक्टिव सिटीजन, और जिनकी जो टैक्स नहीं देगा वो बनेगा पैसिव सिटीजन। समझो, दो हिस्से बांट दिया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिटीजन कौन? जो टैक्स देंगे, टैक्स देंगे किसको? सरकार को। कितना टैक्स देंगे? लिखा है तुम्हारे इनिशिएटिव में, देखना कि 3 दिन का वेजेस जितना होता है उतना टैक्स अगर तुम सरकार को दे रहे हो तो तुम एक्टिव सिटीजन बन सकते हो। जो नहीं दे पाएगा, मतलब जो गरीब हैं, यहाँ पे भी देखो जो लोग फ्रांस के लिए लड़े थे, जब ऐसा हुआ तो उनको वो कभी सोचे थे कि हम फ्रांस के लिए नेशनल असेंबली को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या पता नेशनल असेंबली हमें इस तरह से टूट दे, मतलब हम गरीब हैं इसलिए हम वोट नहीं दे सकते, है कि नहीं? वो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और उसी तरह से इसमें और कौन बना जाते थे? वुमेन की तो बात ही मत करो, वुमेन, इनको तो अधिकार कुछ था ही नहीं। अब बच्चे जो 25 साल से कम रहे, गुलाम जो स्लेव थे, उनकी तो कोई औकात ही नहीं था, मतलब औकात मतलब उनके वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो वोट कौन दे सकता था? जो एक्टिव सिटीजन थे। एक्टिव सिटीजन कौन? जो टैक्स देता था। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है। अरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं, जब आज़ाद हुआ उसके बाद सबको वोटिंग राइट्स मिला। एक भारत, हमारा प्यारा भारत, इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ भारत हमारा देश और मैं भारतीय हूँ। और दूसरा रशिया था, जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने फटाक से सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। तो देखो, तो एक कौन था, मतलब एक्टिव सिटीजन, वो वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स देते हैं। और एक्टिव सिटीजन क्या करेंगे, वो डायरेक्टली वोट देके लेजिस्लेटिव असेंबली जो या फिर जो लेजिस्लेचर या फिर नेशनल असेंबली था उनके मेंबर्स को चूज नहीं कर सकते, है कि नहीं? हम जैसे डायरेक्ट वोट देकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चूज नहीं करते, हम किन को चूजते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस को। वो जाके आगे चुनते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को, या फिर एमएलए चुनेंगे किसको? चीफ मिनिस्टर को, है कि नहीं? मुख्यमंत्री को। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि एक्टिव सिटीजन जितने हो तुम क्या करोगे? तुम वोट देके चूज करोगे किनको? इलेक्टर्स। उनका नाम क्या रखा गया था? इलेक्टर्स। ये लगभग कितने होंगे? 50,000। और ये क्या होंगे? 50,000 मेन। देखो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी कि मेन भाई लड़के होना चाहिए, लड़के मेन। पुरुष महिलाओं की तो कोई अधिकार ही नहीं था, है कि नहीं? तो पहले क्या किया कि एक्टिव सिटीजन जो टैक्स दे रहे हैं, कितने? 3 दिन की जो वेजेस है उनकी उतनी बराबरी का अगर टैक्स दे रहे हैं उतनी बेस होगा तो बनेंगे एक्टिव सिटीजन। वो वोट देने के लायक होंगे। वो वोट देके किसको चुनेंगे? इलेक्टर्स को चुनेंगे। इलेक्टर्स कितने होंगे? 50,000 होंगे। और कौन होंगे? मेन होंगे, है कि नहीं? महिलाओं के तो बात ही मत करो। फिर वो चुनेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। किसको? मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली के मेंबर को, ठीक है। और कितने मेंबर को चूज करेंगे? 745। तो आप कहोगे क्या सब काम खत्म हो गया, एक जो मतलब लेजिस्लेचर बन गया? नहीं बेटा, अब तक बना नहीं। एक तरह से हम कहते हैं लेजिस्लेचर का काम इतना ही था। मतलब ये सब जो नेशनल असेंबली ये क्या करेंगे? लेजिस्लेचर होंगे, मतलब ये कानून बनाएंगे। तो कानून बनाने के बाद कानून को लागू करने के, उसको काम में बदलने के लिए कोई तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? लेजिस्लेचर ये 745 मेंबर्स थे, ये चूज करते थे किसको? मिनिस्टर्स को। क्या करते? मंत्रियाँ। जैसे हम एमपी को चुन दिया, एमपी को हम चुन के भेजते पहले, वो किसको चूज करेंगे? उनके नेता। वो चूज करेंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मंत्री को, कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई एजुकेशन मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर को, ये सब चूज वो करेंगे वो सब चीज़ें। तो उसी तरह से ये कुछ मिनिस्टर्स को चूज करते थे, ठीक है। और ये मिनिस्टर्स क्या थे? ये थे एग्जीक्यूटिव। मतलब ये जो कानून बनाएंगे उस कानून को कौन? ये मिनिस्टर्स तब्दील करेंगे, लागू करेंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पे तुम कहोगे सर राजा कहाँ गया? राजा है ना, फूफा जी तो बैठे हैं, देखो फूफा जी बैठल है यहाँ पे, किंग। मतलब एग्जीक्यूटिव में क्या सिर्फ मिनिस्टर्स थे? नहीं सर, राजा भी थे। क्योंकि मैं पहले ही बताया था, अचानक से अगर राजा को हटाओगे तो बगावत हो जाएगा। अरे जो ब्रिटिश भी आए थे तो अचानक से राजा को नहीं हटाते थे, एक को हटा के दूसरे को उसकी जगह पे बैठा देते। पॉपेट रूलर, कठपुतली हम जो कहेंगे, है कि नहीं? पालतू तोता, कुत्ता, जो कहना को। तो ये जो राजा थे, देखो ये फूफा जी, इनको घर की दामाद से उठा के फूफा जी बना दिए। मतलब घर के जो सब कुछ होते थे फ्रांस के,
फूफा जी का मतलब समझते हो ना? अरे कोई भी मान लो शादी हो रहा है, ठीक है, जो मान लो किसी की शादी हो रहा है, मान लो तुम्हारी शादी है, फिर मेरी शादी हो रही है और मेरी फूफा जी बोलेंगे कि हमको लड़की पसंद ना है, तो मैं थोड़ी कहूँगा कि अच्छा फूफा जी को लड़की पसंद है तो मैं शादी नहीं करूँगा। अरे भाई मेरी मर्जी है, लेकिन घर वालों की मर्जी, अगर उनको पसंद है तो फूफा जी से कौन, फूफा जी को कहते हैं कि चले जाना बारात में, है कि नहीं। चलो देखो, ये जो किंग था ये भी था कहाँ पे, लेजिस्लेचर में नहीं, एग्जीक्यूटिव के अंडर आता था, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन, राजा और मंत्री। मंत्रियों को कौन चुनता था, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, कितने मेंबर, 740 मेंबर, उनको कौन चूज करता था, इलेक्टर्स, इलेक्टर को कौन चूज करता था, एक्टिव सिटीजन्स। समझ में आ रहा है ना, याद रह रहा है ना, मेरे साथ बोला करो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो आगे क्या होता है, तो देखो लेकिन ये लेजिस्लेचर जो होते हैं ना, ये कंट्रोल करते थे किसको, एग्जीक्यूटिव को। जैसे तुमको मंत्री बना दी गई तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे, नहीं कर सकते। हमारे देश में भी मंत्री हो, लेकिन तुम मंत्री अगर कुछ करते हो तो उसका जवाब तुम्हें, जो पार्लियामेंट्स होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ बैठते हैं, लोकसभा जहाँ राज्यसभा हो, वहाँ पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं ये लेजिस्लेचर वाले किसको कंट्रोल करते थे, एग्जीक्यूटिव को मतलब कंट्रोल करते थे। और एग्जीक्यूटिव में कंट्रोल किसको, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता, राजा भी, तो राजा को भी कंट्रोल करते थे, है कि नहीं। नेशनल असेंबली का तो यही तो मुद्दा था ना, नेशनल असेंबली यही तो चाहता था कि हम क्या करें, राजा को भी कंट्रोल करें, राजा की जो असीम पावर, जो अनलिमिटेड पावर, है कि नहीं, जो अनलिमिटेड जियो एयरटेल पे इस्तेमाल करके रात साथ बतिया रहा है, रात भर किसके साथ, उसको रोमिंग लगा देंगे, ठीक है। अब बोल, अब तू रात बात करके दिखा, मतलब वही ऐसा ही कि अनलिमिटेड जो पैक था एग्जीक्यूटिव मतलब राजा का, उसको खत्म कर दिया कि अब तू 1 मिनट बात करेगा तो पैसा कटेगा 2 रुपये, ठीक है। और जो अनलिमिटेड था ना उसका तुम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो तो एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल करते थे, लेजिस्लेचर वाले कंट्रोल करते थे। और वहीं पे देखो ये वाला एरो मार्क मैंने लेके दे के लिखा है कि वीटो। सर तुम पूछोगे सर वीटो क्या होता है, वीटो का मतलब होता है कि अगर तुम कोई ताश खेले होगे तो पता होगा कि वीटो क्या होता है, अगर नहीं पता है तो देखो समझा देता हूँ। मान लो राजा भी तो एग्जीक्यूटिव है ना, राजा कोई काम करना चाहता है या फिर राजा कोई कानून लाना चाहता है, कुछ भी बदलाव करना चाहता है प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, तो वहाँ पे अगर राजा के डिसीजन को ये जो थे नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स ये चाहे तो उसको वीटो कर सकते हैं। वीटो मतलब रद्द कर देना, बैन कर देना, फॉरबिड कर देना, ठीक है, मतलब बंद कर देना। मान लो राजा कहेगा कि कल से सब कुछ भी कानून बना दे, मूछ पे सब तेल लगा के आना, नेशनल असेंबली वाले। अगर ये सब नहीं था तो सब मानते थे कि नहीं राजा ने बोला है, मूछ में क्या करेंगे, वो तेल लगा के आएंगे, बाल में सब गजरा वजरा लगा के आएंगे, लड़के हुए लड़के सब गजरा पहन के घूमोगे। तो राजा तो अगर इससे पहले राजा बोलता तो सब मानने का, नहीं जो नहीं मानेगा उसको मृत्यु दंड। तो भाई हर कोई मतलब यहाँ पे मूछ पे तेल लगा के गजरा लेके घूमेगा। लेकिन वहीं पे अगर जब ये आ गए लेजिस्लेचर आ गया, नेशनल असेंबली आ गई, तो उन्होंने कहेगा बक चला आया मुजरा वाल करने वाली, बस हमको क्या मुजरा करने वाली समझ रही है कि गजरा लगा के घूमे हम, लेकिन मूछ में तेल लगे घूमे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये वीटो कर सकते हैं किसकी पावर को, राजा की पावर को। राजा अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो नेशनल असेंबली चाहे तो उसको चलना, चल पहले फुर्सत में निकल, ऐसे कह सकते हैं वाह चला या बड़ा भी मतलब कानून बनाने वाला राजा दिखाता है। समझ रहे हो ना बात? वहीं पे तो क्या जुडिशरी नहीं था बेटा, जुडिशरी था न्यायपालिका, जज। अगर कोई क्राइम होता है, कोई जुल्म होता है तो कोई ना कोई होगा ना उन सबको सुलझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई झगड़ा होता है, तो जुडिशरी भी उन्होंने बनाया। तो जुडिशरी में कौन थे, जुडिशरी में ऑब्वियसली कौन होंगे, जजेस होंगे, ठीक है, जज बैठते हैं। तो इनको भी वोट दे के चुना जाता था। देखो ध्यान से, इनको भी कैसे वोट दे के, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में जजेस को वोट दे के नहीं चुना जाता है, ठीक है। अरे आज की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे 1789 में कहाँ इतना उनको थोड़ा पता, पहले तो आ रहा था, और पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, तो पहले थोड़ी हर चीज़ परफेक्ट हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तुम ये कहोगे कि नहीं मैं आज पौधा लगा अगले दिन फल उगेगा, लेकिन पौधा को बड़ा करना, जाके उसके पकड़ के उसको खींच लिया पौधे को, जय पौधा बड़ा हो जाता, पौधा उखड़ जाएगा, लेगा पौधा रहेगा, मतलब पौधा रहेगा ना, फल खाएगा। तो ये धीरे धीरे कर रहे थे। तो जजेस को लोग कैसे चूज किए, वोट देके। तो वोट कौन देगा, मैं पहले ही बताया, वोट सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है। एक ही बंदा मतलब एक कैटेगरी के बंदे, कौन, सिटीजन तो है लेकिन एक्टिव सिटीजन। समझ रहे हो ना? एक्टिव सिटीजन कौन, जो टैक्स देते थे। और इलेक्टर्स बनने के लिए ना तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए।
वेल्दी पर्सन होने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरकार को टैक्स दे रहे हो, और इसके ऊपर तो और भी ज़्यादा तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा सरकार के तुम पैसा दे रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये था वोटिंग सिस्टम, ठीक है, कैसे ये सब चीज़ें। अब आई होप तुम्हें सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो फाइनली फ्रांस ने मतलब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। कब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, देखो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था 1791 में, ठीक है। जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू कब हुआ था 1789 को। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए टाइम लगता है बेटा, ऐसे ही ना बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे भारत भी जब आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरी तरह से तैयार कब हो चुका था 1949 50 में हो जाकर पूरी तरह से लागू होता है कि नहीं। तो उसी तरह से फ्रांस के जो नेशनल असेंबली था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दी। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस उन्होंने किया। तो एक वाला पहला चेंजेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि वोटिंग सिस्टम कैसा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या चेंज था। जैसे पहला वाला चेंजेस था कि किंग रहेगा, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो पढ़ा दिया मैंने। तो पहले समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का मेन मुद्दा क्या है, मेन उन्होंने क्या चेंजेस किया। जो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने था कि मोनार्की से फ्रांस चेंज हो गया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थोड़ी देर पहले समझा दिया तुम्हें, लेकिन मोनार्की था, लेकिन 1791 कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फ्रांस को मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल देता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है। तो राजा को ना उन्होंने क्या बना दी, फूफाजी बना दी। वही फूफाजी को अगर तुम अच्छी तरह से बोलोगे टाइटुलर हेड, टाइटुलर हेड मतलब सिर्फ नाम का। जैसे भारत में प्रेसिडेंट क्या होता है, बस नाम का ही होते हैं, काम तो सब कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जबकि प्रेसिडेंट हमारे भारत के सर्वोच्च पद को माना जाता है प्रेसिडेंट, तो लेकिन काम सब कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो उसी तरह से राजा को बना दिया पॉपेट, फूफाजी, टाइटुलर हेड, बस नाम के राजा बनोगे जनाब, है कि नहीं, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जैसे आज भी तुम्हें देखोगे ब्रिटेन के राजा रानी नाम के ही हैं, काम तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ही करता है। यहाँ पे देखो, फिर ये तो बता दिया मैंने कि नेशनल असेंबली रहेगा, है कि नहीं, वही साल में एक बार उनका मीटिंग होता था, वंस इन ईयर, ठीक है, एक बार। तो उसमें कितने मेंबर रहेंगे, 745 मेंबर रहेंगे। थोड़ी देर पहले बताया मैं कैसे चुन के आएंगे, सब समझा दिया। उसके बाद ना सबसे बड़ा गलती अगर वो नेशनल असेंबली ने किया तो ये इसको किया, रिलीजियन को बना दिया सबऑर्डिनेट टू स्टेट, ठीक है। पहले एक एक को हम पढ़ लेते हैं, फिर समझा दूंगा कि कहाँ गलती हुआ नेशनल असेंबली में। उसी वजह से फ्रांस का जो सिचुएशन था वो और भी बदतर हो गया। मतलब वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरी और खजूर में अटके, है कि नहीं, ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो गया। देखो पहला उन्होंने राजा और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को रखा, राजा को बना दिया टाइटुलर हेड, नेशनल असेंबली के बारे में बता दिया, रिलीजन को बना दिया सबऑर्डिनेट टू स्टेट, इसका मतलब अभी समझा रहा हूँ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है कि नहीं, जो बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद और क्या हुआ, कुछ दिन मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ह्यूमन एंड सिविल राइट्स की बात किसी ने की थी। अगर पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को उठा के देखो, पहली बार इतिहास में पहली बार किसने ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, इंसान की जो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की जो बात होती है, वो किसने किया था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने किया था। और क्या क्या अधिकार बताया था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन चीज़ें, उसके साथ साथ ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये समझाऊंगा, बस रुक जाओ थोड़ी देर। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, जमीन का भी नेशनलाइजेशन कर दिया। फिर न्यू करेंसी लाया और कॉन्स्पायरेशन बाय किंग, कॉन्स्पायरेसी बाय किंग मतलब राजा ने कुछ षड्यंत्र रचा था, कुछ ना कुछ तो क्या होगा कांड, फूफा जी का तो बुरा लगा ही होगा, है कि नहीं, कि भाई 2 दिन पहले ऐशो आराम की ज़िंदगी हम ही थे सब फ्रांस के, और आज बन गए हैं फूफा जी, समझ रहे हो ना। आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। अब आता है रिलीजन को उन्होंने बना दी सबऑर्डिनेट टू स्टेट। यही ना, ये सबसे बड़ा गलती कर दी किसने, नेशनल असेंबली ने। तो रिलीजन होता है ना, रिलीजन इज द अफीम समझते ना, ब्राउन सिगर, ड्रग्स, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो लोग जो होते हैं ना पागल हैं, किसके लिए, रिलीजन के लिए। तुम उनसे अगर उनका धर्म छीनने के लिए बात करोगे ना, इतना मारेंगे कसम से तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है नहीं। अरे जो भी कांड हो रहा है भारत में, किसके लिए हो रहा है, धर्म के नाम पे ही पॉलिटिशियन को लड़ाते हैं आपस में, है कि नहीं, जात के नाम पे, धर्म पे नाम पे, इस पार्टी के नाम से, इसी तो वो लड़ाते हैं ना और मजा लेते हैं, है कि नहीं। तो यही काम उन्होंने किया कि रिलीजन, देखो आज से 2000 साल पहले, मतलब काफ़ी सालों से पहले वो क्या मानते थे, रिलीजन को सबसे ऊपर मानते थे। इवन राजा भी, जो क्लर्जी, जो चर्च वाले थे, क्लर्जी वाले थे,
उनको काफ़ी मतलब ऊंचा ओहदा दे के रखा था, क्योंकि भगवान से रिलेटेड चीज़ें से वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली ने कहा कि भाई कोई मतलब रिलीजन को एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, रिलीजन को साइड हटाओ। मतलब वो सबॉर्डिनेट टू स्टेट, मतलब जब स्टेट जैसा चाहेगा रिलीजन वैसा ही चलेगा, समझ रहे हो ना। जो इंडिपेंडेंस था चर्च के पास, भगवान के रिलेटेड जो सब समझाते थे, तो वो जो मतलब इंडिपेंडेंस ही था किसके पास, पॉप्स के पास, चर्च के पास, उन इंडिपेंडेंस को छीन लिया गया। लोग इससे लोग ना कन्फ्यूज हो गए, कहा कि ऐसा कैसे हो सकते हैं भाई, मतलब लोगों को ना पागल है, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना पागल है रिलीजन के लिए। अगर तुम्हें सोसाइटी में ध्यान से शांति से रहना है तो दो तीन चीज़ें उनके बारे में कभी बोलना भी मत। एक रिलीजन, दूसरा किसके बारे में, हाँ पॉलिटिशियंस के बारे में, ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में कभी मत बोलना। और कास्ट के बारे में, तीसरा कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में बोले ना पक्का अच्छी तरह से थूड़ा जाओगे तुम, लेकिन थूड़ देंगे पकड़ के तुम्हें। तो ये उसी को छेड़ने लगा, किसको, रिलीजन से। और मैं बताया था कि भाई जो लोग जो नशा करते हैं उनको एक दिन में छुड़ाया नहीं जा सकता, है कि नहीं। ग्रेजुअली प्रोसेस चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस इज गुड, बट सडन चेंज इज वन टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन लाइक बातिया हो रहा है नहीं, रिसेंटली यस क्या क्या कर रहा है, तो वैसे ही चीज़ें था। मतलब इन्होंने अचानक से उनसे उनका रिलीजन छीन लिया। लोग पागल हो गए कि कैसे हो सकता है, क्योंकि रिलीजन क्या करता है, लोगों की एक आशा देती है, ठीक है, झूठी आशा ही समझ लो। अरे इंसान कैसे जिंदा रहता है, होप से, एक आशा से। मतलब हमको पता नहीं होता कि अगले सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन फिर भी हम मोबाइल में, या फिर हाँ तो मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं कि भाई 6 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, हमको यही रहता है ना आशा। तो ये रिलीजन क्या करता है, उनको लड़ने के लिए, ज़िंदगी से जूझने के लिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, वो उसको क्या करते हैं, एक आशा देता है, होप देता है। और इसीलिए ना जाके भगवान करते हैं, मतलब जाके कहते हैं कि भगवान सब संभाल लेगा, लेकिन जो करेगा भगवान करेगा, कहते हैं। देखो मैं किसी रिलीजन के ऊपर यहाँ पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आता है कि रिलीजन क्या था, सबॉर्डिनेट टू स्टेट बना दिया। इससे पहले रिलीजन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, सबॉर्डिनेट मतलब उसके अधीन, उसके नीचे। अब स्टेट जैसे चाहेगा उसी तरह से रिलीजन काम करेगा, जबकि इंडिया में क्या है, रिलीजन सेक्युलर है कि। और वो यही बात, ये सबसे बड़ा गलती लोग ना, 90% वहाँ पे कैथोलिक्स थे जो भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते। कैथोलिक्स मतलब देखो, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, चलो अब मुद्दा आ गया तो समझा ही देता हूँ। जैसे मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, बहाबी, है कि नहीं, बहुत सारे होते हैं। उसी तरह से जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन के 2 कैटेगरी होता है, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो प्रोटेस्टेंट वाले होते हैं ना, प्रोटेस्टेंट वाले क्रिश्चियन है लेकिन उनमें ही 2 गुट बन चुका है, एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। कैथोलिक्स वाले क्या करते हैं, वो भगवान को तो मानते हैं, जीसस को तो मानते हैं, उसके साथ साथ जीसस को जो पूजते हैं, जैसे उनका पॉप, पादरी, फादर, इनको भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, समझ रहे हो ना। और वो हमेशा देखिए क्रॉस व्रॉस लेके ऐसे कुछ घूमते रहते हैं। लेकिन वहीं पे जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली किसको मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जीसस को मानते हैं। उसके नीचे जो ये पॉप, पादरी, फादर, इन सबको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, समझ रहे हो ना। तो वहीं पे 90% फ्रांस में कौन से लोग थे, कैथोलिक्स थे। कैथोलिक्स मतलब जो कौन, भगवान के साथ साथ, जीसस के साथ साथ उनके जो नीचे, जिनको जीसस का जो मतलब पॉप हो गया, फादरी हो गया, मतलब पादरी, फादर, इन सबको भी वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो ये रिलीजन जो सबॉर्डिनेट किया गया ना, जो चर्च वर्च में जो पॉप, फादरी, उन्होंने कोई 5 के फादर वादर नहीं रह गए यहाँ, ठीक है। एक चर्च तो एक ही रखो, किसी चर्च को तो बंद करवा दिया, फिर बंद करके वहाँ पे सरकारी ऑफिस बनवा दिया वहाँ पे, ठीक है, चर्च थे। तो इस बात से ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। देखिए ये पहला पॉइंट समझना ध्यान से कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फ्रांस को और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा दी। दूसरा देखो आ गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है बोलने का आज़ादी, बोलने का स्वतंत्रता, अपने खुद को एक्सप्रेस करने की एक स्वतंत्रता, है कि नहीं। ये ज़रूरी भी है इंसान के लिए। लेकिन यहाँ पे गलती क्या था, लोगों ने इसका मतलब को समझा नहीं ध्यान से। देखो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कि मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं किसी का भी माँ बहन कर सकता हूँ, अरे नहीं कर सकता। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19(1) का जो क्लॉज है, वहाँ पे लिखा गया राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और नीचे लिखा गया है कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई।
मतलब तुम किसी के मोरल डाउन नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। वहीं पे नीचे लिखा गया है कि राइट टू मूव फ्रीली है नहीं इन इंडिया, मतलब भारत में तो कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हो। इसका मतलब किसी के बेडरूम में जाके घुस जाके और जाके गाय तो हमको तो घूमने की आज़ादी है किसी के बेडरूम में जाके घुस जाओगे, किसी के बाथरूम में घुस जाओगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन जैसे कहाँ पे नोट छपा जा रहा है, RBI छाप रहे हो, जाके आके चलो 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 देख रहे थे कैसे नोट छपती है, इससे पकड़ के इतना मारेंगे ना राइट टू मूव फ्रीली खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि तुम राजा को गाली दो, सबको गाली दो। लोग क्या करने, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उनको क्या उन्होंने कहा कि हमको तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द, तो सबको गाली देने लगे। मतलब उसका मतलब को ना वो समझ नहीं पाए, क्योंकि वही बोला कि अचानक से चेंज होगा तो नतीजा कुछ ऐसा ही होगा, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। दूसरा चीज़ हो गया राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तीसरा देखो ह्यूमन एंड सिविल राइट्स जो आया, कौन सा है, ये बहुत अच्छी बात है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, इक्वालिटी मतलब क्या होता है समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ये बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी पॉजिटिव भी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। लेकिन क्या हुआ कि जो लोग नहीं चाहते थे, जैसे क्लर्जी हो गए, नोबिलिटी वाले हो गए, वो थोड़ी चाहेंगे। तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होता है। जो ऊंचे जात वाले होते हैं ना, वो नीचे जात वाले को अब तुम कहोगे, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कास्टिज्म, मतलब जो अनटचेबल्स, कास्टिज्म अब भी है, अनटचेबल्स मतलब जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल्स, ये आर्टिकल 17 कहता है कि ये बैन है, मतलब पनिशेबल है। लेकिन आज भी अगर तुम देखो ना, काफ़ी जगह जाके छुआछूत की, वैसे जो छुआछूत जिसको हम कहते हैं अनटचेबल्स का, ये प्रैक्टिस होता है। अरे जो ऊंचे जात के होते हैं वो हमेशा से नीचे जात को नीचे ही देखते हैं, ये उनका माइंड सेट, ये इतने आसानी से नहीं जाएगा। आने वाले 50-60 साल के बाद थोड़ा थोड़ा ये और ज़्यादा चेंजेस होगा। तो जो लोग नहीं मतलब जो ऊंचे जात के थे, वो थोड़ी चाहेंगे कि नीचे जात वाले जो सर्वेंट वगैरह थे, स्लेव थे, उनको लिबर्टी मिले, उनको इक्वालिटी मिले, है कि नहीं। और कोई जाके नौकर जाके मालिक के कंधा पे हाथ लगे और चचा का हाल, उसने कहा कौन से हाथ उठा, उसने कहा एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया वकील देख, फ्रेटर्निटी भाईचारा इक्वालिटी, ठीक है। तो वो मालिक ना पकड़ के मारेगा उसको, वो तो आया भाई बनने के लिए मेरा, समझ रहे हो ना। देखो ये क्या था, दूसरा था, ये तीसरा हो गया। चौथा था नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड। नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है कि जितना ज़मीन था ना, सबको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया, ज़्यादातर ज़मीन। अरे ज़्यादातर ज़मीन किसके पास था, नोबिलिटी के था, फ्यूडल लॉर्ड जिनको हम कहते हैं, क्लर्जी मतलब ज़मींदार कहते हैं, उन्हीं के पास था ना। उनसे ज़मीन छीन के लाया गया, हट ज़मीन दे, उसे ज़मीन दे, चर्च से ज़मीन, इस मतलब जो सारे ज़मीन को आगे सरकारी घोषित कर दो, सरकारी घोषित करके उसको जो जिनके पास ज़मीन नहीं था उनको धीरे धीरे बांटना शुरू कर दिया। तो इससे क्या क्लर्जी और नोबिलिटी वाले गुस्सा नहीं करेंगे, अरे करेंगे बेटा। खुद का ज़मीन एक मतलब एक की ज़मीन चला जाए तो यहाँ पे तो मतलब चाकू वाकू चल जाता है, गोली चल जाता है कि नहीं। और ये तो पूरी उनका मतलब इतना ज़मीन छीन के लोगों को बांटने लगा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ थे। और एक नई करेंसी लाई, उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक नई करेंसी, जैसा इंडिया में रुपीज़, US में डॉलर, है कि नहीं, रशिया में रूबल, मालदीव में मालदीवियन रुपया, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से एक नई करेंसी लाई। लेकिन उस करेंसी को ना यूरोप के तो और देश थे, फ्रांस के जो आसपास के देश थे, उन्होंने कहा हम ना मानेंगे इसको, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो मतलब इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि ट्रेड नहीं कर सकते बाहर के साथ, है कि नहीं। देखो जब हम खरीदते हैं, जब इंडिया खरीदता है तेल, तो हम किससे खरीदते हैं, डॉलर में खरीदते हैं। मतलब जो बेचता है, हमें मान लो ईरान बेचेगा तो वो भी डॉलर में, हम उसको डॉलर देके खरीदेंगे। तो मतलब एक मिडिल में एक करेंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन तो यूरो है, वो तो सब आपस में एक ही उनका करेंसी चलता है, ठीक। तो यहाँ पर ये न्यू करेंसी, ये भी इतना कारगर साबित है। उसके बाद ना और एक कांड कर दी किसने, कॉन्स्पायरेसी बाय किंग। कॉन्स्पायरेसी मतलब किंग मतलब राजा ना। अरे भाई देखो, जो इतना सालों से शान और शौकत की ज़िंदगी है कि नहीं, अपने बीवी 50-50 लाख की लिपस्टिक लगा के घूम रही थी, लेकिन अलग अलग जेवरात वरात बने, अचानक से अगर तुम कहोगे कल से तू एक ही साड़ी पहनेगा 3 दिन तक, ठीक है, राजा कहेगा तू 1 धोती पहनेगा दिन में, ऐसे ही बना दिया ना। उनके पास कोई पावर ही नहीं बचा राजा के पास। तो राजा को ना इस बात से बहुत गुस्सा आया, ठीक है। कहीं ना कहीं पता है मेरी एंटोनेट उसकी जो बीवी थी, वो भी इसके कान में, उसके दिमाग में भरा होगा कि आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, है कि नहीं। ज़िंदगी झंड हो गई तुमसे शादी करके, मैं सोचा था यहाँ पे ये करूँगा वो करेंगे, है कि नहीं। आप तो नल्ले निकले। जब कुछ बोला तो राजा को गुस्सा आ गया। गुस्सा तो दिखा नहीं सकता क्योंकि नेशनल पकड़ के फिर से तोड़ देंगे अच्छी तरह से। तो इन्होंने कहा कि षड्यंत्र करेंगे।
उन्होंने गुप्तचर, अपना स्पाई है कि नहीं, गुप्तचर मैसेंजर भेजा कहाँ पे, अपने ससुराल ऑस्ट्रिया है कि नहीं, वहाँ पे जाके भेजा कि देखो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, हमको राजा को हटा दिया गया है, तो आप क्या करें कि कुछ करें है कि नहीं। आपने अभी अपनी लड़की भी यही है, वो लड़की के साथ भी उसको साड़ी नहीं पहनने दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही समझो, ठीक है, उसका भी टर्चर किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रिया उधर से धीरे धीरे तैयारी कर रहा था किसकी, लड़ाई की, समझ रहे हो ना। लड़ाई मतलब फ्रांस पे अटैक करके क्या करें, फ्रांस के राजा को फिर से इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। और एक कांड हो गया कि ये जो राजा लुई 16 था ना, इसको तो भाई हमेशा से मैं लोल ही बोलता हूँ। ये क्या किया कि भागने लगा, कहाँ से फ्रांस से ऑस्ट्रिया भाग रहा, लोगों ने पकड़ लिया रास्ते में। तो तुमने वो मूवी देखा था, एक मूवी था गंगा जल, अजय देवगन का मूवी, ठीक है। वहाँ पे एक विलेन था सुंदर यादव, वो क्या करता है ना भागा था, जब चुप चुप के जब आ रहा था कोर्ट, किसी की मतलब पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे उसको पकड़ने के लिए, जैसे आएंगे उसको पकड़ करके अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, उसने अपने पहचान को छुपाने के लिए बुर्का पहन ली, ठीक है। बुर्का समझते ना, काला कलर बुर्का पहन के चलिए एक कोर्ट में, इनको पता नहीं चल रहा था। और जब देखा गया ध्यान से, भाई बुर्का तो पहन ली लेकिन जूते लड़के का पहन के चले आया ये लोल था राजा वैसा ही कुछ, ठीक है। वेश बदल लिया, अगर बुर्का पहन लिया लेकिन जूता अब चेंज करना भूल गया। अबे बुरखे में लड़के के बूट पहन के कौन, लड़के का बूट पहन के कौन जाएगा, लड़की की चप्पल होना चाहिए। तो लोगों ने पकड़ लिया है कि नहीं, लोगों ने कहा ये कुछ अजीब नहीं दिख रहा है कि ये ऐसे क्या हो रहा है। तो जब पकड़ कर उसका घूंघट उठाए हटाए तो देखा अरे ये तो हमारी राजा है, ये भाग काहे रहा है। तो उसको पकड़ के 2 तर दिया वहाँ पे कान के नीचे, और फिर घसीटते लेके हुए पेरिस चले आए, समझ रहे हो ना। तो इससे लोगों को और ज़्यादा गुस्सा लगा। और उधर क्या हो रहा है, फ्रांस पे अटैक करने के लिए ऑस्ट्रिया और आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी इस पे अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो जब तुम्हारे घर पे आग लगता है ना, तो पड़ोसी भी आके तुम्हारे आग बुझाते हैं, ठीक है। और वो कहेंगे देखो हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं, घंटा धर्म निभा रहे हैं, कुछ धर्म नहीं। अरे उनको पता है बेटा कि तुम्हारे घर के जलने के बाद उसके घर की आग लग सकता है, इसलिए आगे पानी डालते हैं, समझ रहे हो ना। और तुम कहो कि नहीं कितने अच्छे हैं हमारे पड़ोसी कि हमारे घर जल रहा है तो आगे पानी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। उनको लगा है वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि तो घर आग है तुम्हारे घर से उनके घर तक चले जाए। उसी तरह से ऑस्ट्रिया और जो बाकी जो प्रूशिया थे वो सब क्या करने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये तो गलत हो रहा है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस को वहाँ पे गलत हो रहा है, मोनार्की हट गया, ये हो गया, ठीक है नहीं। तो आए थे एक्चुअली किसकी मदद करने के लिए, फ्रांस की, मतलब फ्रांस के राजा की मदद करने के लिए अटैक करने की सोच रहे थे। लेकिन इनडायरेक्टली वो खुद की मदद कर रहे थे। कैसे कि कहीं ना कहीं अगर मान लो आज फ्रांस में बगावत हुआ, कल हमारे ऑस्ट्रिया में हो जाए, तो आज फ्रांस के राजा फूफा जी बन गए, अगर हम ऑस्ट्रिया के राजा के दामाद फूफा जी तो ससुर भी फूफा जी बन गए, तो ठीक है। तो इसी वजह से वो भी तैयारी कर रहे थे। और फ्रांस में ये सब चीज़ें देखो, मतलब मैं एक सेंटेंस में अगर तुम्हें समझाना चाहूँ कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था वो क्या करने के लिए आया था, एक बदलाव लाने के लिए, है कि नहीं। जो इससे पहले जो गलतियाँ हो रहा था उसको बदल के कुछ सुधार करने के लिए, लेकिन वो गलती को सुधारने से ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज कर दिया, मतलब सिचुएशन को और बदतर बना दी। मतलब लोगों को लगा था कि कुछ बदलाव होगा। पहले तो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन लाया तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेट के भी लोग कुछ गुस्से में थे जो गरीब थे, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद और जो कांड बता दिया, ये सब चीज़ें किया, रिलीजन को हटा दी, है कि नहीं, चर्च वर्च को सब हटा दी, ज़मीन फमीन सब छीन लिया इन सब से। तो इसकी वजह से ना जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था वो लाया था किस लिए, फ्रांस को एक बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर बनाने से ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस को और ज़्यादा फ्रांस के लोगों को कन्फ्यूज कर दिया, है कि नहीं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम में गालियाँ दे रहे थे सब समझ रहे ना। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है इसके बाद फ्रांस में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है, क्या कुछ नया बदलाव होता है, कि क्या नेशनल असेंबली इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर सकते, मतलब क्या कहेंगे इसको टैकल कर सकता है, या फिर जो ऑस्ट्रिया और अदर जो स्टेट्स या फिर राजा का क्या होता है जो वो अटैक करने के लिए सोच रहे हैं, वो क्या अटैक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।